हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रीजनरेशन पढ़ा था और बताया था कि रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है किन किन प्राणियों में किस प्रकार से पाई जाती है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। उन सभी प्राणियों में जिनके अंडों में योग की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिनका भ्रूणीय जीवन अंडे के खोल में पूरा होता है, उसमें ये झिल्लियाँ, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जो कि ये प्राणी समूह जिनमें विकास के दौरान अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं एमनियोटा, जो कि भ्रूण को सुरक्षा का कवच बनाती हैं। इस समूह में रेप्टिलिया, एवीज तथा मैमिलिया वर्ग के प्राणी आते हैं। इन प्राणियों में कोरक चर्म एक बिंब के रूप में पाई जाती है। इस बिंब का मध्य भाग, जिसे हम एरिया पेलुसिडा कहते हैं, भ्रूण के निर्माण में भाग लेता है। शेष परिधीय भाग, जिसे हम एरिया ओपेक कहते हैं, भ्रूण अतिरिक्त भ्रूणीय भाग कहलाता है तथा इसी भाग से अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास होता है। ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भ्रूण के निर्माण में तो भाग नहीं लेती, परंतु भ्रूण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये झिल्लियाँ विकसित हो रहे भ्रूण को भ्रूण के विकास के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये झिल्लियाँ विकसित हो रहे भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने, भोजन उपलब्ध करवाने, श्वसन एवं उत्सर्जन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। और ये जो है 4 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट एमनियोन, दूसरी कोरियोन, तीसरी योगसेक और चौथी एलेंटोइस। ये सभी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ संयुक्त थैले के समान संरचना की होती हैं। इनमें से एमनियोन तथा कोरियोन अतिरिक्त भ्रूणीय एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म की कायिक स्तर, ये सोमेटोप्लूर से, और योगसेक एवं एलेंटोइस अतिरिक्त भ्रूणीय एंडोडर्म तथा स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से विकसित होती हैं। फर्स्ट है योगसेक या पीतक कोश। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों में सबसे पहले योगसेक का विकास होता है। अतः जब ब्लास्टोडर्म का निर्माण होता है तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ स्पेंकुलर पीतक पिंड पर फैलकर उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं तथा योगसेक या पीतक कोश का निर्माण करती हैं। योगसेक में बाहर की तरफ मेसोडर्म और भीतर की तरफ एंडोडर्म पाई जाती हैं। एंडोडर्म पीतक के संपर्क में रहती है। इसी समय भ्रूणीय स्प्लैंकुलर भ्रूण की आहार नाल का विकास करती है। भ्रूणीय आहार नाल की अग्र आंत तथा पश्चात को बंद नलिकाकार होती है, परंतु मध्य आंत पीतक की तरफ खुली होती है। भ्रूण की खुली मध्य आंत एक सक्रिय बंध द्वारा योगसेक या पीतक कोश से जुड़ी होती है, जिसे हम योग स्टाक या मध्य आंत से जुड़ा होता है, परंतु भ्रूण में पोषक पदार्थ इस मार्ग से नहीं जाते हैं, बल्कि योगसेक की एंडोडर्म की सतह से अंगुलाकार सलवटों का विकास हो जाता है, जो पीतक पिंड में धंसकर पीतक का पाचन करते हैं। पीतक के पाचन के लिए आवश्यक पाचक एंजाइम का श्रवण एंडोडर्मल कोशिकाएं करती हैं। योगसेक का एंडोडर्मल स्तर पाचित पोषक का अवशोषण कर विटेलाइन वेन द्वारा भ्रूण को भेजता है। इस समय तक स्प्लैंक्नोपूर अत्यधिक वैस्कुलर हो जाता है और रक्त कोशिकाएं मिलकर पीतक शिरा व पीतक धमनी का निर्माण करती हैं। पीतक शिरा पाचित पीतक का अवशोषण कर पीतक ग्रंथ में होता हुआ भ्रूण के साइनस वेनोसस में जाकर खुलती है। तब तक भ्रूण में हृदय का विकास हो चुका होता है। अतः भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र द्वारा भ्रूण के विभिन्न भागों में भोजन का वितरण कर दिया जाता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, वैसे वैसे पीतक की मात्रा घटने लगती है और योगसेक या पीतक कोश की अम्लाकार सलवटें पीतक की गहराई में धंसती जाती है और ये छोटा होता जाता है। भ्रूणीय विकास के दौरान अंडे में संचित एल्बुमिन गाढ़ा होकर मात्रा में घटता जाता है। एलेंटोइस के विकास के बाद इसे पीतक कोश या योगसेक के निचले सिरे की तरफ धकेल दिया जाता है। अब तक पीतक की मात्रा लगभग समाप्त हो चुकी होती है और पीतक कोश काफ़ी छोटा हो जाता है। पीतक कोश इस एल्बुमिन को ग्रहण कर इसे अतिरिक्त भ्रूणीय परिसंचरण के माध्यम से भ्रूण को भेज देता है। इंक्यूबेशन पीरियड की समाप्ति के कुछ समय पूर्व लगभग 19वें दिन पीतक कोश को भ्रूणीय गर्भगृह में खींच लिया जाता है, उसे भ्रूण में समायोजित कर लिया जाता है। अब है फंक्शन ऑफ योगसेक। पीतक कोश विकसित हो रहे भ्रूण के लिए अंडे में आरक्षित पीतक का पाचन कर भोजन या पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती है। तो ये जो है सबसे बार जो है इधर ये योगसेक कहलाता है। ये डायग्राम में दिखाया गया है। सेकेंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एमनियोन एंड कोरियोन। एमनियोन तथा कोरियोन नामक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास साथ साथ होता है और इनका अध्ययन भी एक साथ किया जाता है। उद्भवन काल के लगभग 30 घंटे पश्चात अतिरिक्त सोमेटोप्लूर भ्रूण के ऊपरी दोहरे वलन के रूप में विकसित होकर इन झिल्लियों का विकास करते हैं। गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण का सिर थोड़ा सा पीतक की ओर धंस जाता है। ठीक उसी समय अतिरिक्त भ्रूणीय सोमेटोप्लूर, जिसमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म तथा भीतर की तरफ मेसोडर्म पाई जाती हैं, सिर के सम्मुख एक दोहरे वलन के रूप में विकसित होती है, जिसे एमनियोटिक शीर्ष वलन कहते हैं। धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ अर्धचंद्राकार रूप से भ्रूण के ऊपर की तरफ विकसित होता है। इसी समय पार्श्व की तरफ
भी इसी तरह के वलन विकसित होते हैं जिन्हें हम लेटरल फोल्ड्स कहते हैं। इसी तरह का एक वलन पुच्छे सीधे की ओर विकसित होता है जिसे हम टेल फोल्ड कहते हैं। ये सभी वलन भ्रूण के ऊपर फैलकर परस्पर मिल जाते हैं और भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाँ ये परस्पर मिलते हैं उसे हम सीरो एमनियोटिक कनेक्शन कहते हैं। चूँकि पुच्छीय एमनियोटिक वलन सबसे बाद में विकसित होता है, तब तक शीर्ष एमनियोटिक वलन भ्रूण के आधे से भाग को ढक लेता है। अतः सीरो एमनियोटिक वलन के मध्य भाग के पीछे की तरफ स्थित होता है। सभी एमनियोटिक वलन दोहरी सोमेटोफ्लूर के बने होते हैं। अतः इन वलनों का बाहरी स्तर जिसमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म तथा भीतर की तरफ मेसोडर्म पाई जाती है, कोरियन कहलाती है, तथा इन वलनों का भीतरी स्तर जिसमें बाहर की तरफ मेसोडर्म और भीतर की तरफ एक्टोडर्म होती है उसे हम एमनियन कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो गुहा होती है उसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। धीरे धीरे सीरो एमनियोटिक संयोजन घुल जाता है, दोनों झिल्लियाँ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। भीतरी झिल्ली एमनियन तथा भ्रूण के बीच एक संतरी गुहा पाई जाती है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। एमनियन इस गुहा में एक क्षारीय द्रव का स्रावन करती है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस तरह तरल पदार्थ युक्त गुहा विकसित हो रहे भ्रूण को एक पोंड प्रदान करती है जिसमें भ्रूण तैरता रहता है। पोरियन बाहर की तरफ फैलकर एमनियन संपूर्ण भ्रूण तथा पीतक कोश को चारों ओर से घेर लेती है। अभी ये झिल्लियाँ केवल एम्ब्लिकोड द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती हैं। तो ये एमनियन कोरियन इस डायग्राम में दिखाई गई हैं। एमनियन और कोरियन जो हैं उनके कार्य ये होते हैं कि कोरियन भ्रूण की सुरक्षा करती है तथा एलेंटोइस के साथ मिलकर भ्रूण के शोषण उनका कार्य करती है। दूसरा, एमनियन भ्रूण को पोंड उत्पन्न करवाती है जिससे भ्रूण के सूखने का खतरा नहीं रहता है। तीसरा, ये झिल्ली भारी धक्कों से करती है। चौथा, ये झिल्ली भ्रूण को अंडे के कवच से चिपकने व रगड़ से बचाती है। पांचवा, ये एल्बुमिन के अवशोषण में सहायक होती हैं। छठा, विकास की पश्च अवस्था में एमनियन की मेसोडर्म पेशी कोशिकाओं का विकास करती हैं जो लयबद्ध तरीके से संकुचित होकर निरंतर एमनियोटिक द्रव को हिलाती रहती हैं। ये भ्रूणीय परिसंचरण को बनाए रखने में भी सहायता करती हैं। सातवां, ये आकस्मिक ताप परिवर्तनों को भ्रूण की रक्षा करती है। तो अलग अलग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो भ्रूण को सुरक्षा के लिए अलग अलग कार्य करती हैं। अब हम तीसरी पढ़ते हैं, एलेंटोइस। कुदभवन के लगभग तीसरे दिन भ्रूण की पश्च आंत की निचली सतह पर उपस्थित स्पेंक्लोप्लूर से, जिसमें बाहर की तरफ मेसोडर्म और भीतर की तरफ एंडोडर्म होती है, एक थैलेनुमा प्रवर्त निकलता है जिसे हम एलेंटोइस कहते हैं। एलेंटोइस तीव्रता से वृद्धि करता हुआ अतिरिक्त भ्रूणीय सीलों में फैल जाता है तथा शीघ्र ही उसे पूरी तरह भर लेता है। इस झिल्ली का विकास प्राथमिक रूप से अस्थायी उत्सर्जी पदार्थ के संचय के लिए होता है और ये एमनियन कोरियन से इस बात से भिन्न होती है इनका उद्भव भ्रूणीय शरीर से होता है। इसका समीपस्थ भाग अन्य भ्रूणीय होता है, अंत भ्रूणीय होता है, जबकि बाहरी भाग अतिरिक्त भ्रूणीय होता है। जब ये झिल्ली अतिरिक्त कोणीय सीलों में फैलती है तो इस एलेंटोइस की स्प्लैंक्टिंग मेसोडर्म कोरियन की भीतरी सोमेटिक मेसोडर्म से समेकित होकर एलेंटोकोरियन का निर्माण करती है। एलेंटोकोरियन अंडे के एल्बुमिन के चारों तरफ फैलकर उसे अपने भीतर बंद कर लेता है और इस तरह ये एल्बुमिन सैक बन जाता है। एलेंटोइस एक खोखले व्रण द्वारा भ्रूण की पश्च आंत से जुड़ जाता है जिसे हम एलेंटोइक स्टॉक कहते हैं। एलेंटोकोरियन की दोहरी मेसोडर्म अत्यधिक संवहनीय होती है तथा इसमें रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। ये केशिकाएं भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र से एलेंटोइक धमनियों व एलेंटोइक शिराओं द्वारा जुड़ी होती हैं। एलेंटोइक व्रण तथा पीतक व्रण मिलकर अम्लीकल क्लोराइड का निर्माण करता है और भ्रूण काल की समाप्ति पर एलेंटोइस पूरी तरह भ्रूणीय शरीर में अवशोषित हो जाता है। अब है एलेंटोइस के कार्य। फर्स्ट, ये भ्रूणीय उत्सर्जी पदार्थों को एकत्र करने का कार्य करता है। भ्रूणीय उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में एकत्र किए जाते हैं। ये भ्रूणीय मूत्राशय की तरह ही कार्य करती है। सेकंड, रक्त वाहिका युक्त एलेंटोकोरियन भ्रूणीय शोषण की तरह कार्य करते हैं। थर्ड, यह एल्बुमिन अवशोषण में भी सहायक होती है। तो इस तरह ये कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं जो कि बढ़ते हुए एम्ब्रियो को सुरक्षा, भोजन, श्वसन इस तरह की सुविधाएं जो हमें प्रदान करती हैं, इसलिए इनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इनमें कुछ क्वेश्चन है। अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियों से आप क्या समझते हैं, इनके विकास एवं कार्य और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ योग से एलेंटोइस, एमनियन व कोरियन। तो ये 4 झिल्लियाँ पाई जाती हैं जो कि भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो अगले हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।